हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र 2023। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत को हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। लेकिन नया खोज हुआ है जो कि यूपी के लहुरा देव से कृषि का साक्ष्य मिला है, लहुरा देव से। इसे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेहरगढ़ से जो है कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं, जो कि बेलन नदी के तट पर स्थित है, प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में। यहाँ से हमें चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। इसे डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी बनेगी, इसलिए डिटेल को आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हुआ था लाल रंग का हुआ था। जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पर मैं बताते चलूँगी। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट है, कहाँ है? तो यह अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। कौन सा है? लोथल है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, वहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है? जूता हुआ खेत का साक्ष्य यह मिला है कालीबंगा। कहाँ है? तो राजस्थान में है, सतलज नदी के किनारे है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से 10 बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, जो हमने पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वर्ष हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, जैसे के दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. अस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, के दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. अस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि जो हैं इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और बी.ए. स्मिथ जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजगोई, जो कि एशिया माइनर कहते हैं, तुर्की में यह प्राप्त हुआ है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, अरुण तथा नासत्य देवताओं का हनन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यह हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था।
भारत के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन, अनु, दु, यदु, पुरु और तुबरसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवमंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं सोम को समर्पित हैं। 114 मंत्र हैं जो सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। मुख्य पेय क्या था? सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिससे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। किस पर्वत से? मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में 3य मंडल में। इसका रचनाकार विश्वामित्र हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत वैशेषिक। परमाणु सिद्धांत वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन का हो जाएंगे कौन? पतंजलि। न्याय दर्शन के ऋषि गौतम। शाख दर्शन के कपिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि कब है? तो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 563 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ है? महात्मा बुद्ध का। जबकि महावीर का जन्म कब हुआ है? तो 599 ईसा पूर्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? यह हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। 527 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था 72 वर्ष की आयु में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। यह हो जाएंगे इनके दामाद जमाली। ऑप्शन नंबर ए। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उनसे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी था जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना की। देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ रहा है, बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो यह की है जमाली ने। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता था। क्या कहते थे? गंधर। निम्न प्रकार थे, जैसे कि इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तीनों क्या थे? भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ यह हो जाएगा 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की साधना के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन यानी वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख,
दुखों के कारण, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। एक है विनय पिटक, जिसका संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दिया गया है। सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध के वचन दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। त्रिरत्न जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सॉरी, त्रिरत्न में पूछा गया था, त्रिपिटक नहीं था, त्रिरत्न था। त्रिपिटक जो हो जाएगा बौद्ध धर्म से, जबकि त्रिरत्न हो जाएगा जैन धर्म से। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में क्या कहते हैं? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है समान नहीं है, जबकि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह है पंचम पीढ़ी का। पंचम पीढ़ी का, लेकिन कहीं कहीं छठा दिया हुआ रहता है। माँ बोधि मंदिर से वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पुरुवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया है। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्य विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। वही तो मैं भी बोलूँ कि छठा पीढ़ी कहा गया है, अधिकतर जगह हमें देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, छठा पीढ़ी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया है? तो यह आजीवकों ने। आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सब प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। इसे अगर ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनका मत क्या कहलाता है? नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। किनके द्वारा? तो मखली गोसाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन के द्वारा। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? वही प्रश्न आ रहा है, तो यह उदयन। उदयन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा? तो लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी वजी संघ में सरप्रमुख थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो यह हो जाएगा राजगृह। राजगृह, यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यह हर्यक वंश हो जाएगा। यहाँ पे मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे प्रतिहंता भी कहते हैं। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी।
इसके पुत्र का नाम था उदयन, जबकि कौसंबी के वत्स राजा उदयन थे। दोनों को सेम नहीं समझिएगा। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्दाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देव नाम प्रिय की पहचान सिहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिहली अनुश्रुतियों के दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 2015 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मास्की अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। क्या है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, ओनेसिक्रियस और स्तबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। समिति का कार्य क्या था? तो बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अंततः बी क्या है? सही उत्तर है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पूर्व वह जो है अराकोसिया के छत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। बाद में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित शुंग के द्वारा कर दी गई और शुंग वंश की स्थापना कर दी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों के एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कहा जाता है कि पहला संस्कृत अभिलेख जो है यह क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात में है। इसी अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति तो यह जाएगा खारवेल का। कलिंग के चेंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। किसका है? तो खारवेल का है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो यह हो जाएगा चेंदी वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं क्या दिया गया है। कलिंग के चेंदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। अच्छा, महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन और चेदी वंश से है। ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन यह हो जाएगा समुद्रगुप्त को। इतिहास विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। किसने दी है? तो विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक जो है यह हरिसेन है, जो कि दरबारी कवि थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, क्या किया था? स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवास था। कौन था? खुशनेवास था।
यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो अपहृत कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके बाद डिटेल दिया गया है, चलिए देखते हैं। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। सुंगयुन भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। आया कब था? तो यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे क्या कहते हैं? सी युकी कहा जाता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह राजतरंगिणी, जिससे हमें कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर यह बिहार में है। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी की स्थापना की गई थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे नान्यदेव। अंतिम शासक हरिदेव। ऑप्शन नंबर ए। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यादेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यादेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। मिथिला का स्वर्ण युग किसके संकाल का? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक थे हरि सिंह। एक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे तथा इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? यह हुई थी धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागर, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय में यह कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के थे सावकमित्र, तीसरे के थे मोगलीपुत्तिस और चौथे के थे वसुमित्र। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। किसके समय? अजातशत्रु के समय। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को मिलान करने के लिए दिया गया है। सिंपल सी बात। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इस ऑप्शन को मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यही उसका डिटेल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? पता ही है, गौतम बुद्ध को। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा प्रारंभ हुई।
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह थी वैशाली में। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में, जिसकी राजधानी लिच्छवी थी। यह हो जाएगा बजी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली की लिच्छवी जो थी यह सर्वाधिक शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी। भगवती सूत्र दिया हुआ है नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे सारे के सारे नाम दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या बौद्ध दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसोंग यहाँ आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है, कौन सा कथन कारण है जो सही दिए गए हैं? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर क्या है? सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, गिरिब्रज भी थी, वैशाली भी थी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। ए और सी है जो सही दिया गया है। वैशाली भी कुछ दिन के लिए बनी थी। चलिए इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी थी राजगृह। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो हसीन मशहूर शाह। इसका ट्रिक है मौर्य वंश। कौन से वंश? मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद होना चाहिए, घनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह हो जाएगा विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो हो जाएगा घनानंद। महापद्मानंद की उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। वह 10 साल उनका सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, क्या बना हुआ था? लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के प्रकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष और बुलंदीबाग से नगर के प्रकोटे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? यह तो हो चुका, शिवाजी ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए धीरे धीरे चल रही हूँ कि आप लोग कम से कम इस डिटेल को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र से प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषासप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तय की गई थी पाटलिपुत्र में। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्री की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कालसी, गिन्नार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सोपरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो है ब्राह्मी न होकर के खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि सर एकोना अभिलेख है, जो कि 2 लिपि में लिखा है। यूनानी या किस भाषा में है, किस लिपि में है? तो अरमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि में है। इसे द्विभाषीय यूनानी तथा सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा। सरेकुना अभिलेख जो है द्विभाषीय अभिलेख है जो कि ग्रीक और अरमाई लिपि में लिखा गया अभिलेख है, जो कि अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं यह हो जाएगा खरोष्ठी, जबकि ब्राह्मी जो है यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों के है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। 1 से अधिक। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि आपासीनवे बहुक्याने दयादाने सचे सोचे माधे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागध संघ अभिवादन तुम आहा अपना, ये जो है संस्कृत में सब लिखा हुआ था वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से? तो यह हो जाएगा प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, इसका अर्थ होता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह हो जाएगा राजनीतिक नीतियां ऑप्शन नंबर बी। इसकी तुलना किससे किया गया है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विशेष जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? क्या हो जाएगा? 7 वर्गों में बांटा है। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद।
मेगास्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह हो जाएगा मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ज्ञात नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है यह हो जाएगा इंडिका ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? यह बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंशी शासक उदय ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदय नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन को देख लीजिए। यह किया था बीम कड़फिसेस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी कुषाणों के समय खासकर कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली, मथुरा शैली, इन दोनों का कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से भी प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ व संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? यह की थी कश्मीर में आयोजित कनिष्क। कौन की थी? कनिष्क। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? हसीन मशुकसा, बताइएगा। शुंग वंश के बाद हो जाएगा कण्व वंश, ऑप्शन नंबर सी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व या कण्वाय नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यह हो जाएगा हाथी गुफा लेख से। कलिंग का चेंदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से इसका एक बिना तिथि का उल्लेख मिलता है, जो कि हम पहले इसके बारे में देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन यह हो जाएगा गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया, वहां के अवसन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसा के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एक कुम्हरार, सोनपुर एवं सहगौर और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक ताम्रलिप्ति। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कैम्बे से भी होते थे, ताम्रलिप्ति से भी होते थे, भड़ौस से भी होते थे और कल्याण से भी होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? देना प्रारंभ किया था सातवाहनों ने और सर्वाधिक दान दिया था गुप्त वंशों ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में डिटेल दिया गया है। स्टार्ट किया था सातवाहनों ने, सर्वाधिक दान किया गुप्तों ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भागकर कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भागकर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। कौन सा था? गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह कहा था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? औषधि के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सुसूत्र को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। किसे? सुसूत्र को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ इतना से इतना हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। जिसे मैं गोला लगाती उसे ध्यान दिया करिएगा। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यह था मथुरा। कौन सा था? मथुरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविबान निवासी था। कविबान कहाँ का निवासी था? कविबान जो बानभट्ट यह जो था पाटलिपुत्र का था। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी था। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक किसकी रचना है? तो बानभट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग इत सिंह, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री इत सिंह 671 या 72 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। रसीद चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, फोक क्योंकि इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तय हो जाएंगे कुमार गुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? शक्रादित्य थे, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान जो हुई है कुमार गुप्त प्रथम से ही की जाती है। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि कौन है? महेंद्रादित्य है। शक्रादित्य और महेंद्रादित्य किसकी उपाधि है? तो यह कुमार गुप्त की है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यह था जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। लेखों में उसे परम स्वागत कहा गया है। किन्हें? पाल वंशी शासक देवपाल को। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसके कहने पर? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? यह हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? यह हो जाएगा मुसलमान बख्तियार खिलजी तुर्क मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो यह चंदेल वंश नहीं खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के कहाँ है? छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है विक्रमशिला। यह हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। दीपंकर जो है यह कहाँ गए थे? तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कदम, जबकि चोल चेरपांड का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 115।
संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? यह हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारनम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। किसने? ढूंढीराज ने। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं तो यह हो जाएंगे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है कि दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो यह है भास। कौन है? भास हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इन नाटकों का नाम है प्रतिज्ञा योगधरायण, स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम दयोंग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। इसे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? यह कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसने 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण एवं कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। कुमार संभव में किसकी है? तो प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित की गई है। किरातुर्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? किरातुर्जुनीयम यह हो जाएगा भारवी। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यह हो जाएगा मिलितपन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलितपन्हो। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा लिखित मिलितपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह विजयालय। कौन था? विजयालय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और दिया गया, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक संबंधी सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुई थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से ग्राम सभा के कार्य आदि का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। यह भी प्रांतक का ही है। प्रांतक का उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? यह हो जाएगा चोल वंश। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे? क्या कहलाते थे? गोपुरम। ये सब बिहार द्वार के प्रैक्टिस सेट में मिलता है प्रश्न, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मध्यकालीन भारत इतिहास, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे और इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर डिटेल चाहिए तो मैं करवा दूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।